नाउ हमने आरसी सर्किट्स देख लिए थे, आरसी सर्किट्स कंप्लीट कर दिया था हमने, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, देख ली थी। ठीक है, एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा आर्टिकल और आरसी सर्किट से रिलेटेड होता है जो हमें देखना होता है, दैट इज द एनर्जी कंजम्पशन इन एन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में जो एनर्जी है वो कैसे सप्लाई होती है, कितनी सप्लाई होती है, कैपेसिटर को कितनी एनर्जी मिलती है, रेजिस्टर से कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, बैटरी कितना वर्क करती है, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो एनर्जी एनालिसिस इन आरसी सर्किट। ठीक है, अगेन हम सबसे पहले सबसे बेसिक वाला सर्किट लेते हैं और इससे चीजों को समझते हैं। नाउ हमने इस सर्किट में सारी चीजें कैलकुलेट कर रखी हैं, किस तरह से चार्ज इंक्रीज होता है, करंट की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, वो सब हम इसमें कर चुके हैं। अब उन्हीं को यूज करके हमें बताना है इसमें एनर्जी कंजम्पशन किस तरह से होता है, एनर्जी कितनी यूज होती है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें, हमने क्या कहा था, इधर जो फिनोमेना होता है दैट इज ये बैटरी जो है इधर से कुछ क्यू नॉट चार्ज अल्टीमेटली सप्लाई करेगी, जो कि हमें बैटरी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर दिखने लगेगा। ये बैटरी जो है इसका काम यह है कि ये इस प्लेट से माइनस क्यू नॉट चार्ज ले, जिससे इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू नॉट हो जाए, और इस क्यू नॉट चार्ज को फिर ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर सप्लाई कर दे। दैट मीन्स वर्क डन बाय बैटरी which is computed as Q delta V it will be equal to Q V naught. Q naught V naught. Work done by battery will be equal to Q naught V naught. Also, we know that Q naught is equal to CV naught. Q नॉट CV नॉट के इक्वल है, ये हम जानते हैं। तो वर्क डन को हम CV नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज CV नॉट स्क्वायर। इतना वर्क बैटरी करेगी स्विच क्लोज करने के बाद से लेके लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच हैज बीन क्लोज्ड। T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू इंफिनिटी के बीच में बैटरी इतना वर्क करेगी। We'll see that the work done by battery is the same which we get in a pure capacitive circuit. Pure capacitive circuit में जो हमें वर्क डन मिलता है, वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम वही है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हम निकाल ही रहे हैं क्वेश्चंस में, हम जानते हैं कितनी होगी। U will be equal to half CV square. Energy stored in
capacitor will be equal to half CV naught square. ठीक है. नाउ इस केस में डिफरेंस क्या है प्योर कैपेसिटिव सर्किट से? ये एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हुई है. एज टाइम पासेस t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इंफिनिटी पर जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होगी. अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो इतनी ही हो जाएगी. अल्टीमेटली एनर्जी विल बी हाफ CV नॉट स्क्वायर. ठीक है. Now again we can see that there is a difference in the work done by battery and energy stored in capacitor. Work done by battery हमें अलग दिख रहा है, energy stored in capacitor हमें कुछ और मिल रही है. तो बची हुई एनर्जी कहां जाती है? ये जो वर्क डन होगा, बैटरी जो वर्क करेगी, दैट मीन्स जो एनर्जी सप्लाई करेगी उसमें से आधी एनर्जी तो ये कैपेसिटर स्टोर कर ले रहा है. बची हुई आधी एनर्जी कहां जाएगी? तो एज वी हैव सेड इवन इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी हमने ये कहा था बैटरी इतना ही वर्क डन करती है, बैटरी इतना ही वर्क करती है, कैपेसिटर इतनी ही एनर्जी स्टोर करता है. रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड, इज लॉस्ट जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. इस केस में अगर हम एक आइडियल रेजिस्टर मान रहे हैं तो हम कहेंगे एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टर energy dissipated in the resistor or through the resistor will be equal to the difference between work done and energy stored in capacitor, that is CV square CV naught square minus half CV naught square. Therefore heat developed will be equal to half CV naught. The heat generated in the resistor will be equal to work done by the battery minus energy stored in capacitor. ठीक है. हम आइडियल रेजिस्टर मानते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट, thus the heat developed in the resistor will be given by this. हम चाहे तो इस हीट को एक और तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. हम जानते हैं पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इज गिवन बाय I स्क्वायर R. पावर जो होता है वो I स्क्वायर R हम लिखते हैं. करंट एट एनी टाइम t हमें पता है. नाउ यहां पर होगा क्या, करंट हर समय पर अलग अलग है, द करंट इज टाइम डिपेंडेंट. सो हम डायरेक्टली पावर इनटू टाइम करके एनर्जी नहीं लिख सकते. हम डायरेक्टली पावर इनटू टाइम करके एनर्जी नहीं लिख सकते. ठीक है. हम क्या बोलते हैं, हम एक ऑल्टरनेट मेथड बता रहे हैं इस हीट को, एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए. हम बोल रहे हैं पावर इज I स्क्वायर R, देयरफॉर पावर इज, करंट का जो एक्सप्रेशन था I नॉट e टू द पावर माइनस t बाय RC square into R. Now since the power is time dependent, हम डायरेक्टली एनर्जी को
P इंटू टी नहीं लिख सकते, हमें डिफरेंशियल एनर्जी लिखकर उसे इंटीग्रेट करके अल्टीमेटली टोटल एनर्जी लिखनी होगी। हम कहेंगे DH, heat dissipated, energy dissipated in small time interval dt will be equal to I naught square R e to the power minus 2t upon RC dt. Integrating both sides, I naught square R तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल e to the power minus 2t by RC dt. Now what will be the limits of integration? 0 टाइम से लेके इनफाइनाइट टाइम तक, ये प्रोसेस तो 0 से इंफिनिटी तक चलता है, तो 0 टाइम से लेके इनफाइनाइट टाइम तक। 0 टाइम से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, वो है वी नॉट बाय आर, तो यहां हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय आर। ये जब हम इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, ये इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो सिंपली हमें यहां से जो कांस्टेंट है यही आते हुए दिखेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। दिस इंटीग्रल विल कम आउट टू बी ओनली RC अपॉन 2। इंटीग्रल जब हम करके देखेंगे हमें सिर्फ RC अपॉन 2 आता हुआ दिखेगा। सो द हीट डेवलप्ड विल बी इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाय R इनटू RC अपॉन 2, और हमें वही एक्सप्रेशन आता हुआ दिखेगा, हाफ C V नॉट स्क्वायर। ठीक है, इस इंटीग्रल को करके देख लो, e टू द पावर x है तो e टू द पावर x ही आएगा, e टू द पावर माइनस x वाला फॉर्म है वही आएगा। इंफिनिटी डालेंगे 0 हो जाएगा, 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा, इंफिनिटी डालेंगे 0 मिलेगा, 0 डालेंगे 1 मिलेगा। सो द ओनली थिंग विच विल कम आउट इज दिस फैक्टर RC by 2। इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाता है, इंटीग्रल जब हम करते हैं तो कांस्टेंट डिवीजन में आता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लिकेशन में आया था। या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उस चीज को चेक करके देख लें। So we'll see that from both the methods we'll get the same answer, दोनों ही तरह से हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, so this completes the energy analysis of RC circuits। then जो फिर कॉम्प्लिकेटेड वाले RC सर्किट्स हम बता रहे थे जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, मल्टीपल कैपेसिटर्स हो सकते हैं, उनमें हमेशा हम देखेंगे कि कुछ रेजिस्टर ऐसे होंगे जिनमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कुछ रेजिस्टर हमें ऐसे मिलेंगे जिनमें करंट की वैल्यू चेंज होती है। तो जिस रेजिस्टर में करंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है वो तो बेसिकली एक प्योर रेजिस्टेंस वाला केस हो गया, तो वहां तो हम डायरेक्टली I स्क्वायर R इंटू टी करके जो एनर्जी डिसिपेटेड है वो बता सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना तो हम बता ही चुके हैं कैसे करना है, ठीक है। अगर ऐसा वाला कोई केस है जिस रजिस्टर में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, इस रजिस्टर में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फिर हमें उसे एनालाइज करना होगा, देखना होगा, या फिर हमें इस तरह से इंटीग्रेट करके टोटल हीट जनरेटेड फाइंड करनी होगी।
ठीक है भाई। सो दिस कंप्लीट्स आरसी सर्किट्स। यहां पर अब आरसी सर्किट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हमने कहा बैटरीज के कॉम्बिनेशन की बात करना चाहते हैं। बैटरीज को जब कंबाइन किया जाता है, उनको कनेक्ट करके साथ में लगाया जाता है, तो उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, कैसा होता है। उसके पहले हम एक चीज और जो समझना चाहेंगे, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। The internal resistance of a battery. ठीक है, अभी तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां हम ये मानते हुए आए हैं कि बैटरी जो है वो सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है, एक ईएमएफ प्रोवाइड करती है। बैटरी में जो भी करंट फ्लो करता है उससे बैटरी के ऑपरेशन पर, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पर, बैटरी के वर्क डन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट नाउ एज द नेम ऑफ द आर्टिकल सजेस्ट, हम बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बैटरी भी तो किसी मटेरियल से बनी है। कोई भी मटेरियल अगर है तो उसका रेजिस्टेंस तो होना ही है। इफ देयर इज एनी मटेरियल, इट विल हैव अ फाइनाइट रेजिस्टेंस, इट विल हैव अ नॉन जीरो रेजिस्टेंस। तो हमें उस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करना चाहिए। Now, generally, the internal resistance is so low as compared to the external resistance, the resistors connected to the battery, कि हम इसे neglect कर देते हैं, हम इसे neglect कर देते हैं। But if the internal resistance is not negligible, then we will see that the calculations will change significantly. जो भी हम calculations करते हैं उनमें एक significant change आने लग जाएगा। ठीक है, और यही अब हम कंप्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, जनरली ये जो आर्टिकल है इसे बुक्स में अगर देखोगे तो काफी जल्दी, काफी पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बट देन एट दैट टाइम इट इज कंफ्यूजिंग। हम स्टार्टिंग में ही अगर ये इंट्रोड्यूस कर दे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अब क्योंकि हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ चुके हैं तो उसमें कहीं पर भी इस कॉन्सेप्ट को फिट करना हमारे लिए सिंपल होगा, हमारे लिए काफी इजी होगा। और हम देखेंगे फिर कैसे इस फैक्टर को इंक्लूड करने से, इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने से कैसे कैलकुलेशंस चेंज हो जाते हैं, हमारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं, हमारा एनालिसिस जो है सर्किट्स का वो चेंज हो जाता है। सबसे पहली चीज अब जो हम यहां देखें समझे, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों है? व्हाई इज देयर सम इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ बैटरी? बहुत ही सिंपल सा उसका एक्सप्लेनेशन होगा। उसके इलेक्ट्रोड्स हैं विच आर मेड ऑफ सम मटेरियल। किसी मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स बने होंगे, उन इलेक्ट्रोड्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से बैटरी का रेजिस्टेंस होगा। देन द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द बैटरी, बैटरी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके कारण रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बैटरी में हमेशा जो हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया था, बैटरी में बेसिकली जो होता है दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक पेस्ट या सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, और फिर रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू वहां एक ईएमएफ मेंटेन किया जाता है। एंड
Therefore, due to the presence of these electrodes and electrolyte, there will always be a finite internal resistance of a battery. जो इस तरह की बैटरी का फिर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम किस तरह से शो करें कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, दो तरीके यूज किए जाते हैं. आइदर मेक द सेम सिंबल, हम वैसा ही एक सिंबल बना देते हैं, लेकिन वैल्यू फिर उसके साइड में इस तरह से लिखते हैं E, R. E जो है वो EMF को रिप्रेजेंट करेगा, R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. और अ सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड, जिसमें हम एक बैटरी शो करते हैं, सीरीज में कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस शो करते हैं, और उसके चारों तरफ इस तरह से केसिंग काइंड ऑफ दिखा देते हैं टू शो दैट द रेजिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ दिस बैटरी. ठीक है. So basically what we are saying is, basically जो हम कह रहे हैं वो ये है कि a battery with some internal resistance is equivalent to an ideal battery connected to a resistance in series. A battery with some internal resistance is equivalent to an ideal battery. Ideal battery क्या होगी? जिसका कोई internal resistance नहीं होगा. For an ideal battery, internal resistance is 0. For an ideal battery, internal resistance is 0. आइडियल बैटरी का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है. सो हम बेसिकली यहां पर इस रिप्रेजेंटेशन से जो एक बात समझाना चाह रहे हैं, दैट इज अ बैटरी विथ सम इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल बैटरी ऑफ द सेम ईएमएफ कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर इन सीरीज विद रेजिस्टेंस इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ठीक है. यहां पर ये चीज ध्यान रहे, E जो है वो EMF है, EMF of battery, and small r is representing internal resistance of battery.